अब आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश है आप तक कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट और सही जानकारी पहुंचाना, ऐसे एक्सपर्ट से बात करना जो लगातार कोरोना वायरस को हराने का काम कर रहे हैं। आज मुलाकात करेंगे ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने इस मुश्किल दौर में जब लोग घरों में बंद है तब लोगों के बीच जाकर राशन पहुंचाने से लेकर हर जरूरी चीज मुहैया कराई। तो आइए इस्तकबाल करते हैं हमारे आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर शहला अग्रवाल, डॉक्टर मृदुला टंडन, आप प्रेसिडेंट और को फाउंडर हैं साक्षी एनजीओ की, और मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर शहला, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जैसे ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, अमेरिका में कहा जा रहा है कि आज से शुरू होगा, तो हमारी जो वैक्सीन है उसकी क्या सिचुएशन है, कब तक आ रही है हमारे पास? हमारी वैक्सीन अभी फेज 2 ट्रायल में है। देखिए, ये जो वैक्सीन यूएस और यूके में अप्रूव होके लगाई जा रही है वो फाइजर की वैक्सीन है। हमें मिलेगी जाइडस कैडिला वाली, जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट के साथ डेवलप की जा रही है। तो वो फेज 2 ट्रायल में जा चुकी है और फेज 3 में मार्च तक हमें वो मिल जाएगी। आपको पता है तरन, बहुत बात हो रही है कि ये जो फाइजर की वैक्सीन है इसकी कोल्ड चेन बहुत मुश्किल है, -70 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। तो -70 डिग्री सेल्सियस पे हम जैसी डेवलपिंग कंट्री में इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ जो वैक्सीन डेवलप हो रही है, जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है जाइडस कैडिला के साथ, वो नॉर्मल 2 to 8 डिग्री है। तो नॉर्मल 2 to 8 डिग्री में तो हमारी पोलियो वैक्सीन भी रहती है, बाकी वैक्सीन भी रहती हैं। तो हमारी कंट्री के लिए जो फीजिबल और वायबल है वो है जाइडस कैडिला की वैक्सीन। डॉक्टर शहला, अभी एक जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के जो वैक्सीन की जो ट्रायल इंडिया में हमने देखी, उसने बताया कि तकरीबन 250 लोगों को जब ये वैक्सीन दी गई पहली डोज, उसके बाद 6 में कुछ ज्यादा ही उसमें रिएक्शंस उनको देखने को मिले। क्या इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास, वो किस तरीके का रिएक्शन था? ये जो है ऑक्सफोर्ड जेनेका की जो वैक्सीन थी, यहाँ पर फिर जानकारी आई है कि उनका डेटा कुछ गलत था। उन्होंने जो है आधी डोज दी थी और उससे काफी सारा रिएक्शन और वो हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वहां डेटा की गड़बड़ हो रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये वैक्सीन इतनी जल्दी में सारी वैक्सीन आ रही हैं, तो इसके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किसको नहीं लगाई जाएगी वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम सब पे टेस्ट करें। तो अगर किसी को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है, एक्चुअली जो फाइजर वाली वैक्सीन है, जो यूएस वाली वैक्सीन है, वो तो अगर किसी को एग एलर्जी भी है उसको भी नहीं दे रहे हैं। तो अगर किसी को कभी भी कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है उसको नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग लेडीज में अभी नहीं दिया जा रहा है। तो इस वक्त जो वैक्सीनेशन का दौर है वो बहुत जरूरी, जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिसमें एल्डरली हैं और जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो अभी बहुत सिलेक्टिव कर रहे हैं। जैसे जैसे वैक्सीन के हमारे डेटाज आते रहेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हिंदुस्तान वाली जो है, जो हम ऑक्सफोर्ड के साथ भी कर रहे हैं, उसकी अभी सेकंड फेज चल रही है। मृदुला जी, जैसे अभी हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन अब हमसे बहुत दूर नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि केसेस लगातार कम आ रहे हैं, बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है वो खुद ही धीमी पड़ने लगी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ेगी। अभी तो अगर वैक्सीन नहीं आती तो हालात 1 साल तक और ऐसे भी रह सकते हैं। वैक्सीन से एटलीस्ट एक हर्ड इम्यूनिटी बनने लगेगी कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, हमारे फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स हैं, बाकी जो ऐसी जगहों पे जाके काम करते हैं जहां उन्हें इस चीज को लगने की बीमार होने की आशंका है, उनको सबसे पहले, लाइक डॉक्टर शैला से, अगर वैक्सीन लगाई जाए और बाकियों को भी लगाई जाए, जो हेल्दी लोग हैं, जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं एग्जिस्ट करती, उनमें कोई एलर्जी नहीं है, तो फिर हमें लगता है कि 5-6 महीने में हालात सुधरने लगेंगे, लेकिन लगाना जरूरी है।
बिल्कुल। जी मृदुला जी, जैसे आपका एनजीओ भी है साक्षी, तो हम लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन से लेकर अब तक आपका एनजीओ लगातार काम कर रहा है लोगों के बीच में जाकर के। तो आपकी, क्योंकि मैंने कई बार देखा है आप खुद भी फील्ड पर जाती हैं और लोगों को आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत उनकी हेल्प की, तो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जब लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को राशन बांटने के लिए घर से निकली? तरन्नुम जी, बहुत दुखदाई एक्सपीरियंस भी थे और कुछ कुछ प्रेरणा वाले भी थे। दुखदाई इसलिए कि जब पहले दिन हम लोग गए राशन लेने के लिए, वो इसलिए हुआ कि 23 तारीख को टेलीविजन पे स्क्रीन पे लोग दिखाने लग गए थे कि कैसे जा रहे हैं, और 24 तारीख को पलायन करते हुए मजदूरों से जब एंकर बात कर रही थी तो मजदूर के हाथ में एक बच्चा, उसकी बीवी के हाथ में एक गोद वाला बच्चा, एक गठरी सर के ऊपर, हरियाणा से अलीगढ़ जा रहे थे। एंकर ने पूछा यहीं रुक जाइए, आपको सरकार देख लेगी। वो बोला शहर में हम मर जाएंगे भूख से, गांव में हमको कम से कम 4 रोटी तो मिल जाएगी, कोई ना कोई तो दे ही देगा। ये शहर का जो सच है, हकीकत है, वाकई डरावनी है और बिल्कुल सच है। तो उसी दिन से हम लोगों ने आपस में इकट्ठे मिलके दोस्तों से, डोनर से, सबसे बोला कि हमें कुक्ड मील्स चाहिए। 5 पराठे और सब्जी का पैकेट और पानी की बोतल और बिस्किट्स लेके सड़क पे खड़े होके 24 मार्च से 26 मार्च तक दिए। दिल्ली सरकार ने फिर सारे लोगों को रोक दिया, रिंग रोड पे वो जाना बंद हो गया। तो हमने उनको बोला कि इन लोगों को जहां आपने रखा है उन शेल्टर्स में हमें काम करने दीजिए। तो 1000 मील्स, हम कुक्ड मील्स रात को उनको डिनर में देते थे। दोपहर को हम लोग 1000 मील देते थे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जो हमारे आसपास इतनी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी जो ठेकेदारों ने अबैंडन कर दी थी। वहां पे मजदूर, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, परिवार के परिवार थे, बिना किसी साधन के और बिना किसी वेतन के। तो उन लोगों को ड्राई राशन देना और उनको खाना पका हुआ देना, दोनों काम हम कर रहे थे। जी, जैसे हमने शुरू में देखा कि शुरू में तो बहुत सारे लोग आगे आए जिन लोगों को राशन की जरूरत थी या किसी चीज की जरूरत थी, तो लोग उनकी मदद कर रहे थे, खुद आगे आ रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हुई है तो हम देख रहे हैं कि वो लोग अब इतनी मदद नहीं कर रहे जितनी पहले कर रहे थे। तो क्या आपका एनजीओ अभी भी ये राशन पहुंचाने का काम कर रहा है, पैकेट्स बना रहा है खाने के? जी, हमारा एनजीओ तो लगातार कर रहा है और इनफैक्ट काम बढ़ता ही जा रहा है। आपने ठीक कहा, पहले लोग ज्यादा थे देने वाले, अब कम हो गए हैं। उसका एक वजह ये भी है कि जो लोग पहले देने लगे थे उनके भी हाथ तंग होने लग गए हैं, उनको भी महसूस होने लगा है कि ये लंबी चलने वाली दौड़ है और उनको कुछ पैसा अपने लिए और बचा के रखना है। हम लोग पहले दे रहे थे, उससे ज्यादा दे रहे हैं। गुड़गांव में, हरियाणा में, सोनीपत तक दे रहे हैं, यूपी में दे रहे हैं, बिहार में दे रहे हैं। और जितने भी मजदूर जा रहे हैं उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारी मदद से, ट्रेन से, बस से वहां पहुंच गए हैं, अब प्लीज वो पैसा जाया मत करिए, वहीं रुकिए। वहां हम आपको राशन देंगे लेकिन लौट के आएंगे, अभी काम यहाँ मिलेंगे नहीं आपको और आप बीमारी के भी शिकार हो सकते हैं। तो कोशिश यही है कि जिसको भी हमने पहुंचाया है, मदद करी है अपने गांव जाने की, वो वहीं पे रुके, कोई साधन वहां ढूंढ ले, कोई जरिया आमदनी का, यहाँ अभी मत आए शहरों में। मृदुला जी, आपने तो खैर सीधे सीधे मदद पहुंचाई लोगों को, खाने के पैकेट्स देकर और खाने की और दूसरी सामग्रियां देकर। इस पूरी जर्नी में आपको कहीं ऐसा लगा कि अवेयरनेस को लेकर जो लोग हैं, पहले उनकी जागरूकता बढ़ी, धीरे धीरे वो डर खत्म हुआ, उनको लगा कि इससे मुकाबला कर सकते हैं, और अब डर खत्म होने का कुछ आलम यह है कि लोग बिना मास्क के बाहर जा रहे हैं, भीड़ में बाहर जा रहे हैं। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो हमारे जो फ्रंट लाइन जो इसमें वर्कर्स हैं, मेडिकल वर्कर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि अब हमें लोगों को देखकर गुस्सा आ रहा है। पहले तो उनके साथ मिलकर उनका इलाज कर रहे थे, अब गुस्सा भी आ रहा है कि आप इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हैं। तो ये तब्दीली आपको दिख रही है जब आप कैंपों में जाती हैं, लोगों के बीच जाती हैं तो? जी, बिल्कुल सही बात है। एक तो कोरोना फटीग कहते हैं कि भाई बहुत देर से अगर आप फ्रंट लाइन पे खड़े हैं तो वो रोज का शेर सुनते सुनते थक गए हैं, तो अब उसकी आपको परवाह नहीं। दूसरे कई लोगों का मानना हो गया है कि ये चीज खाली मीडिया और सरकार की फैलाई हुई बात है, सच नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि कोरोना मोर देन 90% लोगों को
मारता नहीं है। रिकवरी रेट इन इंडिया इज वेरी गुड। तो जिनको हो भी जाता है वो फिर इसको कहते हैं कि भाई हुआ तो था लेकिन कमजोरी के अलावा कुछ खास नहीं हुआ। तो वैसे लोग जो हैं वो और मिथिक तरीके से बाकियों को भ्रमाते हैं कि ऐसी बात कोई है नहीं डरने की, जबकि सच ये है कि अगर आज आदमी बीमार हो जाए, इतना मुश्किल है कि अच्छी तरह से उसका इलाज अस्पताल में हो। हॉस्पिटल्स आर ओवरक्राउडेड, स्टाफ इज ओवरवर्क्ड। मेरे अपने कॉलेज के 3 मित्र पिछले महीने में शहीद हो गए हैं इसी कोरोना के कारण, हॉस्पिटल्स में काम करते करते। यकीन की बात है कि अगर मास्क लगा रहेगा तो आप अपने आप को और अपने परिवार को भी बचा सकेंगे। और जैसे तरन्नुम ने कहा कि मैं जाती हूँ बाहर, जी मैं जाती हूँ, झुग्गी झोपड़ी में भी जाती हूँ, हेल्थ कैंप में भी जाती हूँ, बट आई हैव बॉट माई सेल्फ एन आउटर जॉगर सेट सॉर्ट ऑफ थिंग, एक जैकेट एंड एक लोअर। तो अपने कपड़ों के ऊपर वो पहन लीजिए, मास्क लगा लीजिए, अगर ज्यादा एहतियात करना है तो फेस शील्ड लगा लीजिए, जाइए और जैसे ही घर लौटिए तो हर चीज को बाहर ही उतार के और फिर अंदर जाके तो कपड़े भी बदल लीजिए। सबसे अच्छी एहतियात इससे कोई भी नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस आपके घर बिना बुलाए मेहमान नहीं आएगा। आप बुलाएंगे, न्योता देंगे, लापरवाही करेंगे तभी आएगा। हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर लेके रखिए और यकीनन आप बहुत हद तक बच जाएंगे। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं एहतियात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर शहला, क्योंकि आपके पास भी इस तरह के, आपसे हमेशा सुना है कि लापरवाह ऐसे मरीज कुछ आपके पास भी आते रहे हैं, क्या वो अभी भी आ रहे हैं, उतने अवेयर नहीं है, बिना मास्क के आ जाते हैं? देखिए, जो लफ्ज आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, वो है कोरोना फटीग। थक गए हैं सब। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अब वैक्सीन की बात होने लगी है। तो भाई वैक्सीन जो है, जब आपको वैक्सीन लगेगी भी तो वो वैक्सीन आपका कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्शन थोड़ी खत्म करेगी। वैक्सीन ये करेगी कि अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उसकी सिवियरिटी ना हो। माने आप खांसी जुकाम से निकल जाएं, आपको हॉस्पिटल में या आईसीयू में जाने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे बड़ी वैक्सीन जो है वो है मास्क। तो आइडियली तो मास्क इज द बिगेस्ट वैक्सीन एंड इज द मोस्ट सेफेस्ट एंड मोस्ट कारगर वैक्सीन। तो मास्क लगाने से, अच्छा दूसरी बात ये हो रही है, जैसे अभी चर्चा हो रही है कि बहुत लोगों को हो चुका है, तो वो कहते हैं हमें तो हो चुका है। अरे भाई, आपको हो चुका है, लेकिन आपकी एंटीबॉडीज, अगर किसी को हो भी चुका है तो विद इन 6 मंथ्स हम ये देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज खत्म होती जा रही हैं। देखिए जनाब, जब ये वैक्सीन भी आएगी तो वैक्सीन की 2 डोज लगेगी 1 महीने के बाद, और वो जो इम्यूनिटी है वो सिर्फ साल भर की है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी कोई दे रहा है। तो ना आपको इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे रहा है, ना आपको वैक्सीन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे रही है। तो आपका जो सेफ बिहेवियर है वही आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे रहा है, वही आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को हिंदुस्तान में, बिकॉज वी हैव एन इनहेरेंट इम्यूनिटी, फॉर्चुनेटली हमारा डेथ रेट इतना ज्यादा नहीं है। पर देखिए, जिसका जाता है, अगर 100 में से 1 भी आदमी जा रहा है तो जिसका वो गया उसके लिए तो वो 100% है। तो चाहे वो 1% है या 10% है, एंड हाउ कैन यू प्रिडिक्ट? आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको होगा तो सीवियर होगा, आपको नहीं? और हो सकता है कि आप घर में लेके आए और उसके बाद जो आपके घर में बच्चे हैं, दूसरी चीज ये हो रही है कि बच्चों को तो इन्फेक्शन नहीं होता है, पर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं। तो हो ये रहा है कि घर में अगर 6 अडल्ट्स हैं और उनको इन्फेक्शन होता है तो वो अपने आप को तो क्वारंटीन कर लेते हैं, लेकिन वो जो घर के 2 बच्चे हैं वो हर किसी के पास जा रहे हैं। तो वो जो 2 बच्चे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं और जो एक से दूसरे को लेके जा रहे हैं। तो डरना इसलिए जरूरी है कोरोना वायरस से कि ये खांसी जुकाम सिर्फ नहीं है, इसकी लॉन्ग टर्म सीक्वली अभी किसी को नहीं पता। लोगों की हार्ट मसल्स, हार्ट ब्लड वेसल्स, दे गेट कोआगुलेटेड, बहुत ज्यादा हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा लिवर फेलियर्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना सिर्फ खांसी जुकाम करके निकल जाता है, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं। और डॉक्टर सेला एक और बात है भी नहीं पता। जो अभी मृदुला जी से बातचीत करते हुए जो बात मैंने उठाई थी, ये जो कोरोना फटीग की बात हो रही है, इसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं, एक देखा जाए तो 600 से ज्यादा डॉक्टर्स इसके शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उनका लगातार एक्सपोजर उनका बहुत ज्यादा है। मरीज आ रहे हैं, तो अगर ये लोग नहीं एहतियात बरतते हैं और नहीं चेतते हैं अभी, तो जितने ज्यादा वहां पर जाएंगे डॉक्टर इन्फेक्ट होंगे, लड़ते लड़ते वो खुद भी थक रहे हैं,
तो आने वाले 1 आध साल में ऐसी नौबत आएगी कि डॉक्टर भी शायद उसको उतना इलाज करने में खुद ही सक्षम न रह पाए। नहीं तो आपका हेल्थ केयर वर्कर ही नहीं रहेगा तो आपको मैनेज कौन करेगा? अगर आपके आईसीयू डॉक्टर्स ही कम होते चले गए तो आपको अगर बीमारी है और आप आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं तो आपको देखेगा कौन? मशीनें थोड़ी देखेंगी, डॉक्टर को ही तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी ये है अभय जी, जैसे मेरे क्लिनिक में भी लोग आते हैं, वो मास्क जो है वो नाक के नीचे है तो आई रिफ्यूज टू टॉक टू देम। आप मास्क सही से लगाइए, आपको है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप मेरे सामने प्रिकॉशन लेंगे। दरवाजे खुले रखने, अब सर्दी आ गई है, सर्दी आते ही क्योंकि ठंड बढ़ने लगी है तो हमने ये किया है कि हम दरवाजे खुले रख रहे हैं, हीटर चला रहे हैं। तो आपका सर्कुलेशन ऑफ एयर कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, ज्यादा लंबी बातचीत। अच्छा, दूसरी एक जो बात है, जैसे अभी फेस्टिवल है, अब छुट्टियां होने लगी हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास थी लेकिन अब वेकेशन आने लगी है। अब वेकेशन आते ही कम से कम दादा दादी और बाकी सब तो आसपास हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आपका कोई करीबी है तो उसके साथ अगर आप मास्क पहनेंगे तो वो रिश्ते की तौहीन है, जबकि वो बात बिल्कुल गलत है। और ज्यादातर इन्फेक्शन जो है हमें वो हमारी हाउस हेल्प से या हमारे करीबी लोगों से आ रहा है। तो वो कहीं ना वो एक दिमाग में बैरियर है कि अरे हम 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और हमने मास्क पहना हुआ है। जनाब, ये 4 लोग ही तो आप 4 घंटे बात कर रहे हैं, बाकी जो मुझे मिलता है उससे तो मैं 2 मिनट में बात करके उससे दूर हो जाती हूँ, पर जो मेरे घर में है उससे मैं लंबी बात कर रही हूँ। तो मास्क पहनने में अब हमें थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, खासकर सर्दी में। जी तरन्नुम, जिस तरीके से भी बातचीत हो रही है और लगातार अपील के बावजूद पीएम संदेश देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री संदेश देते हैं, डॉक्टर्स तो हमारे बराबर इसके बारे में लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, तो क्या ऐसा वक्त नहीं आ गया कि अब लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया जाए? अगर आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, मास्क आपने नहीं लगा रखा है तो जुर्माने का भी प्रावधान किया जाए। तो अबे जी, गाड़ी में अब दिल्ली में तो जुर्माना लगने लगा है। अगर गाड़ी में 2 लोग भी बैठे हैं और अकेले भी बैठे हैं तो आपको मास्क पहनना है, तो हम मास्क पहन रहे हैं क्योंकि हम जुर्माना नहीं देना चाहते। बिल्कुल जी, दिल्ली की इस पहल को मुझको लगता है कि पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक वो नहीं होगा, तब तक लोग नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही। जी डॉक्टर शैला, जैसे अभी भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जब वैक्सीन आएगी तो जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पहले उन्हें वैक्सीन मिलेगी, तो आपको लगता है, क्योंकि इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, तो आपको लगता है कि ये इतना इजी होगा हर एक तक वैक्सीन पहुंचाना? बहुत वक्त नहीं लगेगा इसमें? नहीं, वक्त लगेगा पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो उस तरह से हम करते हैं कि जो बिल्कुल कोविड वार्ड में है उस हेल्थ वर्कर को पहले मिलेगा, फिर उसके बाद देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सिचुएशन थोड़ी सी फर्क है। जब आप यूएस और यूके की बात देखते हैं तो वहां पर नर्सिंग होम्स होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं उनके वो केयर होम्स में रहते हैं, तो वहां पर इंफेक्शन एक बार आता है तो वो फैलता है। हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग हमारे साथ घरों में रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। जो इटली वगैरह में हाल हुआ कि पूरे के पूरे नर्सिंग होम में इंफेक्शन होके और सारे उसके जो जितने भी रहने वाले थे वो चले गए, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज हम अपने एल्डर्स की ध्यान रख रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें घर में रख रहे हैं। तो यहां पर एक जो बहुत बड़ा उनका वहां वेस्टर्न सोसाइटीज में जो बहुत बड़ा शेयर है वैक्सीन का, वो सीधा एल्डरली पॉपुलेशन, नर्सिंग होम के पॉपुलेशन पे जा रहा है। हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनके लिए इनफ वैक्सीन होगी। और देखिए ये जो वैक्सीन आ रही है, जो तभी मैंने आपको शुरू में बोला कि फाइजर वाली वैक्सीन हमारे लिए सही नहीं रहेगी और वो शायद हमारे लिए कारगर भी नहीं होगी, बिकॉज हम उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। पर हमारी जो जाइडस कैडिला वाली जोविड आ रही है वो 2 से 8 डिग्री वाली है, 1200 रुपए पर वैक्सीन तक का उसका खर्चा होगा। तो हमारे लिए, और वो हमारे देश में बन रही है, हमारा सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, तो हमारे यहाँ हम कहीं ना कहीं उसकी पूरी कर लेंगे, करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन क्या है। जी बिल्कुल तरन्नुम, जो बात अभी हो रही है, डॉक्टर शैला भी बता रही हैं, और जो वैक्सीन को लेकर बात हो रही है, और इसी बीच इन लोगों ने यह भी बताया कि सबसे बढ़िया वैक्सीन तो हमारा मास्क है, लेकिन जो जागरूकता की कमी है। मृदुला जी, आप तो बहुत सारा आपका एनजीओ के थ्रू बहुत कई तरह के समाज में जाती हैं, वर्गों में जाती हैं, क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि सैनिटेशन को लेकर और हेल्थ को लेकर प्राइमरी स्कूल से इसको बेसिक एजुकेशन में कुछ इस तरीके से शामिल करना चाहिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बच्चे इसको सीखें, इसको महसूस करें कि किस तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखना है, इन्फेक्शन से बचना है? ये लगता है कि ये वक्त आ गया कि इसको हम और ज्यादा इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते।
जी, हमने यही काम किया है। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए चलती, हमारे सेंटर्स में जो बच्चे पढ़ते थे, उनको तो इतना सिखा दिया, वो पढ़ते हुए भी मास्क लगाते हैं चाहे घर में बैठे हों। कम्युनिटीज में हमने यूथ के एक ग्रुप बनाए हैं जो कि लोकल काउंसलर, लोकल जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, उनके साथ मिलके तो कम्युनिटी में लाउड स्पीकर लेके बताते हैं, फ्री मास्क बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात, मास्क पहनने का सही तरीका और मास्क हाइजीन क्या है, क्योंकि अगर आपने मास्क ही गलत तरीके से पहना और सोचा कि आप सुरक्षित हैं तो आप और भी ज्यादा गलत हो जाएंगे। अगर ये मास्क है और मैंने पहन लिया है तो फिर मैं बाहर से इसको छूऊंगी तो वो संक्रमण मेरे हाथ में लग जाएगा। उसको खाली कान के जो पीछे के धागे हैं उनसे उतारना चाहिए, और दाढ़ी की तरह तो कभी पहनना ही नहीं चाहिए। लोग उसको दाढ़ी की जगह पहन लेते हैं और जब भी होता है नाक को ठीक करने के लिए आगे से उसको उठाते हैं। दोनों चीजें गलत है। अगर आगे हाथ लगाते हैं तुरंत सैनिटाइजर लीजिए, साफ कीजिए, नहीं तो आपने अपने आप को इन्फेक्ट ज्यादा करना है, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर है वो बाहर की तरफ है। जी, ये भी एक वजह है कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे जो देश हैं, इसको कंटेन करने में उसको थोड़ी कामयाबी ज्यादा इसलिए मिली कि वहाँ इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा लोग अवेयर हैं, और मास्क तो यूं भी पहनते हैं। जापानीज लोग तो इसमें बहुत ही मशहूर रहे हैं कि वो सामान्य दिनों में भी वो मास्क लगा कर चलते हैं। तो भी एक वजह रही कि वहां पर इन्फेक्शन उस तरीके से नहीं फैला जिस तरीके से बाकी देशों में इसका असर देखने को मिला। जी, लेकिन आज की खबर आ रही जापान से कि वहां फिर से फैलने लग गया है। तो जैसे डॉक्टर शहला ने पहले कहा था कि कोई इस चीज को लाइटली ना ले कि हमारे यहाँ कम हो गया तो अब नहीं होगा, या हमको हो चुका है तो नहीं होगा। और जितनी दफा होगा बदन में से वो ताकत चूस के रखता है। बहुत थकान हो जाती है, बहुत लोग कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं, बहुत लोग अननोन वैरायटी ऑफ रीजन से मरते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद में कहीं ना कहीं कोविड का इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर मृदुला, जैसे आपने अभी ये भी बताया कि मास्क लगाने का क्या सही तरीका होना चाहिए, अगर मास्क उतारना है तो कैसे उतारना है। कहीं ना कहीं हम लोग लगातार ये तो कह रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी है, लोगों में प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर जहां तक मास्क की जब बात आती है तो हमने इस तरह की कोई कैंपेन चलाई ही नहीं है जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि मास्क उनको कैसे और कितनी लेयर का लगाना है, और मास्क उतार रहे हैं तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, और घर में कहीं मास्क आप उतार के बाहर से आके रखते हैं तो वो कहां पर रखा जाए। इस तरह की कोई कैंपेन चलाई नहीं है हमने। जी, ये हम लोगों ने अपने एनजीओ की तरफ से वीडियोस बनाए हैं, प्लैकार्ड्स बनाए हैं, कम्युनिटी में हमने भेजा है। लेकिन आपने ठीक कहा, जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर ऑफ इट कि आपको ट्रिपल लेयर मास्क चाहिए। जो फैब्रिक मास्क आप कपड़ों के साथ की मैचिंग पहन लेते हैं वो ट्रिपल लेयर नहीं है तो काम नहीं करेंगे। ट्रिपल लेयर होने के बाद आप देखिए उसको रोशनी की तरफ उठा के, उसके बीच में से रोशनी अच्छे से दिख रही है तो फिर वो फिर किसी काम का नहीं है। उसकी रोशनी कम होनी चाहिए, तभी वो पोर्स उसके कम होंगे जो छान सकेंगे। तीसरी चीज, अगर आपने फैब्रिक का मास्क पहनना है तो घर आते ही साबुन के घोल वाले पानी में डालिए। उसको ये नहीं है कि आपने रख दिया कि कल भी यही और परसों भी यही। जितनी दफा आप बाहर से आएंगे प्लीज उसको धोने के लिए डालिए, ताजा मास्क यूज करिए। जो मास्क डिस्पोजल है वो भी अपने आप में एक कला है, क्योंकि उसको आप खुले से डस्टबिन में डालेंगे, बाहर कूड़ेदान से फिर कोई ना कोई किसी ना किसी हवा से वो लौट के आ जाएगा। इट हैज टू बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ। एवरीथिंग जो आप बाहर पहनते हैं, आप सोचिए पुराने जमाने में जिस तरह से छुआछूत के लिए लोग कहते कि छुओ मत, अब वही चीज है बिकॉज ऑफ कोरोना। आप बाहर वाला कपड़ा छुइए मत, ना खुद छुइए ना घर वालों के लिए रखिए, उसको आते ही साबुन के घोल में डालिए। कोरोना का सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा मित्र खाली साबुन है। अगर साबुन है आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। साबुन से कपड़े रोज धुलने चाहिए जो बाहर के हैं, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपके जूते जो बाहर के हैं वो बाहर ही रखिए, अंदर मत लाइए। अपने जो अंदर का सामान है, बच्चों का, बुजुर्गों का, उस तक किसी संक्रमण को ना पहुंचने दें। जो बाहर से ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं वो पैकेट्स बाहर रखिए, 48 आवर्स बाद खोल लीजिए, कोई बड़ा ही नहीं, बुरी बात नहीं है कि अगर वो 2 दिन बाद खुला, लेकिन बाद में खुलने से
जो कोरोना वायरस है उस पे रहता नहीं है, इट कैन नॉट स्टे इंटैक्ट। जी डॉक्टर मृदुला, जैसे शुरुआत से हम देख रहे हैं कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, मार्च के टाइम से राशन बांटने का काम कर रहे हैं। शुरू में हमने देखा कि कोरोना वायरस को लेकर के लोगों के बीच खौफ बहुत ज्यादा था, तो उस वक्त क्योंकि कोई भी घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और क्योंकि ये वायरस एक नए तरह का वायरस था, इसके बारे में ज्यादा लोगों को मालूम भी नहीं था, तो जहां जहां आप जा रही थी एक डर आपको भी तो होगा। जी, डर तो था, लेकिन डर के साथ साथ उसके ऊपर एक दुख भी था कि जिसका हम दुख ना बांट सके तो हम घर में बैठ के कर क्या रहे हैं। अगर ऊपर वाले ने हमें सलाहियत दी है, सोचने वाला दिमाग दिया है, दर्द महसूस करने वाला दिल दिया है, और हमारे संस्कार में है कि जो भी आप करते हैं आप दूसरे के साथ बांट के करते हैं, खुशी भी होगी गमी भी होगी, आप जरूर बांटेंगे। तो कैसे आप लोगों को जाने दे सकते हैं भूखा पेट और इतने सारे बच्चों के साथ, और मदद करने के लिए कुछ नहीं करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। कबीर का एक बहुत खूबसूरत दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो यही बात है कि अगर मैं भूखा नहीं और मेरे सामने वाला भूखा जा रहा है, तो मेरी 3 रोटियां जो थाली में है, 1 रोटी दे दूंगी, मैं तो भूखी नहीं रहूंगी, लेकिन किसी और का पेट आधा तो भरेगा। सो इसी जज्बे के साथ हमने सबने, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जो मेरे बारे में सुनती थी जुड़ती चली गई, बहुत लोग आए अपने हाथों से बेलते थे घरों में, वो सब गृहिणियां, वो महिलाएं जिनके यहाँ पे इतने जरूरत ही नहीं थी कि वो कभी किचन में जाएं, वो लोग भी बेल के मुझे भेज रहे थे। बहुत अच्छी आप जी एक बहुत अच्छी बात आपने की कि हम सभी को चाहे छोटे ही लेवल पे हम किसी की मदद कर पाए, मदद जरूर करनी चाहिए। अगर आप इस काबिल हैं कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप तमाम मेहमानों को मैं यहीं पर रोकूंगी क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।